आज अपने पास हेडिंग डाल लें फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। कल सॉलिड ने आई थिंक एक क्विज के आखिरी सवाल में आप लोगों को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल भी दे दिया था, जबकि वो देना नहीं चाहिए था। तो खैर आज कर लेते हैं उसको कवर, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में सही है, हाँ, अनलेस के वो कहना है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है तो बाय डिफॉल्ट तो वही है, सही है। चलें जी, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे सवाल देखूँ, ये एक इलस्ट्रेशन आपके सामने आ रही है, इसमें कह रहा है कि भाई कंपनी ने 2,500 शेयर एक्वायर किए हैं ऑन जनवरी 1, 2019। फेयर वैल्यू पर शेयर ऑन जनवरी 1, 2019 वॉज ₹23 पर शेयर, ये हिसाब किताब दिया हुआ है। वाइल दैट ऑन 31 दिसंबर 2019 वॉज 31.5 पर शेयर। फिर कह रहा है साल के बीच में डिविडेंड दिया गया है ₹3 पर शेयर का, जो कि अगस्त 1 को दिया गया है। ब्रोकरेज कितनी है भाई? 2%। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पे एक चीज़ हमें समझनी है। यहाँ पे वो ये कहता है कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में जो आपकी इनिशियल रिकॉग्निशन होगी ओनली फेयर वैल्यू। अब इसका मैं जवाब और बेसिस बता देता हूँ आपको। भाई जब आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में थे तो वहाँ पे सीन ये था कि भाई आपने उसको रखना था लॉन्ग टर्म के लिए, आपने रखना था लॉन्ग टर्म के लिए। तो जो कंपनीज इन्वेस्टमेंट करने लगी तो वो कह रहे हैं कि भाई जब आप हमें गेन या लॉस पीएनएल में लेके जाने नहीं देते तो मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट को पीएनएल में क्यों लेके जाऊं। आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की बात करें मुझसे, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर आपने जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को पे किया था, क्या वो आपने चार्ज ऑफ कराई थी पीएनएल में या कैपिटलाइज की थी? कैपिटलाइज की थी। अगेन रिपीट करता हूँ भाई, जब हमने लास्ट क्लास देखी अपनी और हमने फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई सीखा तो मैंने ब्रोकर को ट्रांजैक्शन कॉस्ट को पे किया था। तो जब वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैंने ब्रोकर को पे की थी तो उस अमाउंट को, कैश को क्रेडिट करने के साथ क्या एक्सपेंस आउट किया था या कैपिटलाइज किया था? उसकी बेसिस ये थी कि ये जो लोग जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रखते हैं वो कहते हैं कि भाई जब तुम मुझे गेन या लॉस कभी पीएनएल में लेके जाने नहीं दोगे तो उससे एसोसिएटेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मैं क्यों लेके जाऊं। तो इसीलिए वहां पे कहा गया है कि आप क्या करें, उसको कैपिटलाइज करें। यहां पे कहा गया भाई क्योंकि तुम्हारा मॉडल ही खरीदना बेचना है तो तुम्हारे गेन और लॉसेस भी कहां जाएंगे? पीएनएल में। तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कहां जाएगी? पीएनएल में। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं पे नहीं करूंगा, पे करूंगा, बट वो कैपिटलाइज होने के बजाय एक्सपेंस आउट होगी। दोनों में फर्क क्लियर है? चलें जी, तो हमने कहा यहां पे हम लिख देते हैं कि इस केस के अंदर आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो हो जाएगी एक्सपेंस आउट। ये हिसाब किताब हो गया। ये तो हो गई पहली इनिशियल रिकॉग्निशन। अच्छा, अब अगर मैं वैसे बात करूं इसकी, आप इसको बच्चों सब्सिक्वेंटली किस पे रखेंगे? हाँ भाई, बाद में किस पे रखेंगे? फेयर वैल्यू पे। और जो भी चेंजेस होंगे वो पीएनएल में जाएंगे, जो कि हमने सीखा हुआ है। और तो हम ये कहें सर इस मॉडल में उस मॉडल में दो फर्क हैं। वहाँ पे गेन लॉसेस ओसीआई में जाते हैं, यहाँ पे गेन लॉसेस पीएनएल में जाते हैं। वहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, यहाँ पे चार्ज ऑफ होती है। बस दो फर्क हैं, बात क्लियर है? और वहाँ पे जो गेन या लॉस ओसीआई में जाएगा, ओसीआई से रिजर्व में जाएगा। यहाँ पे गेन और लॉस कहाँ जाएगा? पीएनएल में, और पीएनएल से रिटेन्ड अर्निंग में। क्लैरिटी है? ये तो हो गया बेसिक फिनोमिना। ऑनलाइन वालों पहले बताओ यहाँ तक मसला कोई, जल्दी से, क्लैरिटी है? ओके जी, गुड। अब हमने कहा कि सर यहाँ पे हम देखें तो 2500 शेयर्स खरीदे जनवरी 1, 2019 को, ₹23 का एक शेयर है ये है जी। तो हमने कहा कि भाई अगर मैं जनवरी 1, 2019 की अकाउंटिंग करूं तो जनवरी 1, 2019 पे आप मुझे बताते हैं आपकी फेयर वैल्यू कितनी है? नहीं, एक शेयर की 23।
अच्छा एक और चीज़, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करोगे, पे तो करोगे ना, तो इसके ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2% की कितनी बनती है? 0.46। आप इसमें ऐड कर दें ये, तो यह आ गया 23.46। ये तो हो गई टोटल जो मेरी जेब से पैसा जाएगा एक शेयर के हिसाब से। चलें जी, हमने कहा मैं कैश को क्रेडिट करूं 23.46 इंटू 2500, ये अमाउंट कितनी आ गई? 58,650। अच्छा भाई मुकद्दस, अगर आप लेट हो गए तो मैं वापस बता देता हूँ। देखो हमने शुरू किया फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के अंदर वो कहता है कि आपकी इनिशियल रिकॉग्निशन जो पहले दिन पे अकाउंटिंग होगी वो सिर्फ फेयर वैल्यू पे होगी। मैंने कहा पहले जो आपने कल क्लास सीखी थी मेरे से वो थी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। उसके अंदर आपने जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को पे किया था वो आपने कैपिटलाइज किया था। फिर लॉजिक दी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज इसलिए करते हैं वहां पर, रीजन बीइंग कि आप कहते हैं कि भाई जब मैं इसका गेन लॉस कभी पीएनएल में लेके जा नहीं सकता तो मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्यों लेके जाऊं। तो वहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज हुई थी, यहां पे एक्सपेंस आउट होगी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में, क्योंकि यहां पे सब पीएनएल में जाता है। हाँ भाई यूं याद रखें कि यहां पे सब पीएनएल में जाता है, वहां पे कुछ भी पीएनएल में, तो इसलिए वहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज हुई, यहाँ पे एक्सपेंस आउट, दोनों फर्क है। सही है जी, ओके। अब आगे भाई, अब हमने कहा मैं अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट को डेबिट करूं तो इन्वेस्टमेंट जो डेबिट होगी वो 23 इंटू 2500 से होगी 58,000 57,500। ये आ गया ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस। कितना ये? 1150। ये आ गया आपका पीएनएल में। तो बेसिक फर्क उसमें और उसमें ये है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी सिक्योरिटी डे 1 पे कितने पे कैरी हो रही होगी, तो आप बोलेंगे 23.46 या ओनली 23? ओनली 23 पे कैरी हो रही है। यहाँ वाले मॉडल में वहाँ वाले मॉडल में ये फ़र्क है। यहाँ पे कोई मसला? चलें जी, इसको पहले यहाँ तक देख लें, कॉपी कर लें। अब हमने कहा कि सर अब हम डिविडेंड वगैरह को देख लेते हैं। इस सवाल के अंदर 1 अगस्त को डिविडेंड मिला है। हाँ भाई, उसने पर शेयर का डिविडेंड बताया, तो उसने कहा 3 रुपये पर शेयर। तो मैं कितने शेयर्स होल्ड करता हूँ? 2500। तो हमने कहा कि भाई आप यहाँ पर 2500 शेयर्स को 3 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया? तो आपने यहाँ पे एक एंट्री बना दी, कैश डेबिट $7,500 से। अच्छा भाई, इसके बाद आपने कहा अब आ गया 31 दिसंबर 2019 पे। साल के आखिर में आपके पास, ओके हमने कल असल में किया नहीं था ना फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, तो उसने बावले ने आपको दे दिया था गलती से। अच्छा भाई, अब हम 23 पे मौजूद थे, अब हमें किस पे जाना है? हाँ भाई 31.5। वाई यू आर नॉट कंपेयरिंग 23.46? क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमने प्राइस में एम्बेड ही नहीं की थी, हमने उसको एक्सपेंस आउट कर दिया था। तो इस केस के अंदर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के अंदर क्योंकि डे 1 के ऊपर आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो गई थी, तो वो कॉस्ट का पार्ट ही नहीं थी। तो अब आप कहेंगे साल के शुरू में आपकी सिक्योरिटी मौजूद थी 23 पे, ये रही, अब कितने पे? 31.5 पे। तो गेन पर शेयर कितना है? हमने कहा 8.5 को 2500 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो मैं करूंगा इन्वेस्टमेंट को डेबिट और पीएनएल को क्रेडिट। कितने से? ये आ गया 21250। बात क्लियर है जी? हाँ 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 बोलें।
हाँ देखिए वहाँ पे जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मैं कैपिटलाइज कर रहा हूँ ना तो वो OCI में नेट हो जाता है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सॉर्ट ऑफ आपकी कम आती है ना, तो ये सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस वहाँ बुक हो रहा है बट OCI में बुक हो रहा है। वापस समझें, देखिए इसकी एग्जांपल ले लें। आपने 23.46 से कैपिटलाइज किया होता अगर, तो आप 23.46 में से माइनस करें 31.5, गेन पर शेयर कितना आता है देखो। सब सुन लो यहाँ, अगर मैं कैपिटलाइजेशन करता इसकी 23.46 पे और इसको मैं कंपेयर करूं 31.5 से, तो गेन पर शेयर कितना आ रहा है? 8.04। यहाँ पे कितना है? तो अगर ये मॉडल फेयर वैल्यू थ्रू OCI होता तो OCI का गेन कंपैरेटिवली कम आता। उसमें हो ये रहा होता कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट OCI में नेट हो जाती, और वो OCI में नेट होने का मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट OCI में ही बुक हो जाती, क्योंकि उसका P&L से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मॉडल है ना। अब भाई तुम खुद सोचो, एक इन्वेस्टर हो आप और आपको कोई कह रहा है कि भाई आप गेन या लॉस P&L में लेके जा नहीं सकते, तो हम बोलेंगे कि हम बेवकूफ़ हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को P&L में लेके जाएं। जब आप कुछ भी लेके नहीं जाने दे रहे P&L में, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी P&L में, तो वो सॉर्ट ऑफ OCI में नेट हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें गेन कितने का आ रहा है? 8.5 का, 8.5 का आ रहा है ना। अब आप एक काम करें, कैलकुलेटर उठाएं, इस 21250 में से, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं सबको, इस 21250 में से माइनस करें 1150। सब कर लो एक बार। 21250 में से आप 1150 माइनस करें, जो कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। कितना गेन आ गया? 30,000, 20,100 ना, सही जी। 20,100 का गेन आ रहा है। ऑनलाइन वालों प्लीज तुम भी बता दो, अगर कैलकुलेटर रख के बैठे हुए तुम लोग, जल्दी से जल्दी बताओ। 20,100 का गेन आ रहा है। ओके जी, हमने क्या किया? 21250 में से 1150 कटा दिया। ये गेन नेट कहाँ मौजूद है? P&L में। ये गेन नेट कहाँ मौजूद है? मैं नेट का अल्फाज यूज कर रहा हूं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट में से आपने नेट की है, P&L में जाके भी नेट होगी। अब एक काम करें, आप समझें ये फेयर वैल्यू थ्रू OCI का मॉडल है, तो आपने इनिशियल कैपिटलाइजेशन किस पे की होगी? 23.46। 23.46 में से माइनस करो 31.5, 8 इसको 2500 से मल्टीप्लाई करो, 20,100 आ गया। यहां पे भी गेन वही है, वहां पे भी गेन वही है, पर OCI में ये गेन कहां मौजूद होगा? फेयर वैल्यू थ्रू OCI में ये गेन कहां मौजूद होगा? रिजर्व में, यहां पे P&L में। तो नुकसान ना इधर ना उधर है, मॉडल का फर्क है, मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। बात समझ आई? तो यहां पे अगर मैं कहूं कि फेयर वैल्यू थ्रू OCI के अंदर, फेयर वैल्यू थ्रू OCI के अंदर का समझाना चाहूं, तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI के अंदर आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो OCI में नेट हो जाती है, उसका P&L पे इम्पैक्ट, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है वो बुक नहीं हुई, वो OCI में बुक हो गई। जैसे यहाँ पे कहाँ बुक हुई है? P&L में। वहाँ पे कहाँ बुक हो गई? दोनों का आंसर क्या आ रहा है? सेम। इन एनी केस सेम होगा। सब फर्क कितना होगा कि यहाँ पे गेन रिटेन अर्निंग में मौजूद होगा P&L से, वहाँ पे अलग से रिजर्व में। क्लियर है? चलें जी। हाँ भाई, यहाँ तक कोई मसला? बच्चों जल्दी बता दो। ओके जी, बेहतरीन है। अच्छा, अब हम एक काम ये करते हैं कि हम हेडिंग डालते हैं डेट सिक्योरिटीज़ की। लास्ट 2 MCQs में एज ऑन और फॉर द ईयर था। लास्ट 2 MCQs में एज ऑन और फॉर द ईयर में फ़र्क है ना? एज ऑन का मतलब है आज तक का, फॉर द ईयर का मतलब है 1 साल का, तो इसलिए फ़र्क है उसमें मुकद्दस। चलें जी, अपने पास अब हेडिंग डाल दें डेट सिक्योरिटीज़। वाह भाई, ये तो डेट लिख दिया इसने। चलें जी, डेट सिक्योरिटीज़। अच्छा, अगर मैं वैसे ही तुम्हें बोलूँ, ऐसे में तुम्हें 1000 सवाल करा दूँ, डेबिट क्रेडिट सेम एंट्रीज हैं, तो हम उस चीज़ पे चलते हैं जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और इंटरेस्टिंग है। इसके क्विजेस तो चलते ही रहेंगे, सवालात भी चलते रहेंगे, पर अगेन हर सवाल में तुम्हें मैचिंग करनी है,
तो इसकी प्रैक्टिस साथ साथ चलाता रहूँगा। तो हम शुरू कर लेते हैं डेट सिक्योरिटीज़। अच्छा, डेट सिक्योरिटीज़ का मतलब है कि आप लोगों ने प्रोबेबली किसी कंपनी के, हो सकता है डिबेंचर परचेज किए हों, हो सकता है किसी कंपनी के बॉन्ड्स परचेज किए हों, हो सकता है आपने किसी कंपनी के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हों। इन तीनों केसेस को मैं कहूँगा है तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट, बट कौन सी सिक्योरिटी में? डेट सिक्योरिटी में। सामने वाले ने मुझसे उधार लिया है और वो इसके बदले में मुझे इंटरेस्ट देगा और मेरे पैसे वापस देगा। यहाँ तक क्लैरिटी है? वो कौन सी सिक्योरिटी थी? इक्विटी। ये कौन सी है? क्योंकि हमने जब शुरू किया था इसको तो मैंने तुम लोगों को सिखाया था कि तुम लोग ये सीखोगे यहाँ पे इन्वेस्टर, इशूअर, इन्वेस्टर की भी इक्विटी सिक्योरिटी की अकाउंटिंग और डेट सिक्योरिटी की। वी आर डन विद द इक्विटी सिक्योरिटी। अब समरी बना देता हूँ। इक्विटी सिक्योरिटी के अंदर आप रखते किस पे? फेयर वैल्यू पे, या तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अच्छा, आज के बाद में तुमसे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगी? फेयर वैल्यू प्लस सब्सिक्वेंटली किस पे रखेंगे? चेंजेस कहां से? डिविडेंड पीएनएल। वेरी गुड। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के अंदर इनिशियल रिकॉग्निशन ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू, चेंजेस पीएनएल, डिविडेंड पीएनएल। सिंपल हो गया डिवाइड भाई, इतना ही था ये, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है जी। आगे फ्री के 10 नंबर होंगे अगर ये आ जाता है, और आता भी है 8 to 10 मार्क्स का आता है तो फ्री के नंबर होंगे, पर हम इसको एक बार ऊपर लेके जाएंगे। हम ये सीखेंगे अकाउंटिंग हुई हुई है, गलत हुई हुई है, अब उसको क्या करना है? सही करना है। पर पहले हम सही सीख लेते हैं कि होता क्या है। अच्छा, जैसे हमने वहां पे बात की तो वहां पे दो मॉडल थे, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। यहां पे वो कहता है कि भाई 3 मॉडल हैं। और फेयर वैल्यू थ्रू ये हिसाब किताब है। 3 बनाए हैं यहाँ पे, अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का आपको मतलब पता है, रखेंगे फेयर वैल्यू पे चेंजेस ओसीआई से। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का आपको मतलब पता है, रखेंगे फेयर वैल्यू पे चेंजेस। सवालिया निशान है ये, व्हाट इज अमोर्टाइज कॉस्ट? इसको समझने के लिए आपको थोड़ी मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा दिमाग चलना चाहिए, वो मैं चलवाऊंगा। तो हम अभी ये नहीं सीख रहे, लेट मी बी वेरी क्लियर, अभी हम ये नहीं सीख रहे कि मैं ये अकाउंटिंग कब करूंगा, वो अकाउंटिंग कब करूंगा, वो अकाउंटिंग कब करूंगा, क्योंकि अकाउंटिंग तो सीखी नहीं इसकी। इक्विटी की तो सीख ली ना, इसकी नहीं सीखी। यहां पे अभी पहले मैं ये सीखूंगा कि अमोर्टाइज कॉस्ट होती क्या है। अगेन रिपीट कर रहा हूं टू बी वेरी क्लियर, मैं ये नहीं बता रहा कि इसकी अकाउंटिंग कब होगी, उसकी कब होगी, उसकी कब होगी। अकाउंटिंग तो सीखी नहीं, पहले हम सीखेंगे अमोर्टाइज कॉस्ट होता क्या है। जब वो समझ आ जाएगा तो अकाउंटिंग भी समझ आ जाएगी। सही जी। तो हम क्या का जवाब ढूंढ रहे हैं कि व्हाट इज अमोर्टाइज कॉस्ट। सही है, चलें जी। इसके लिए कुछ आप जार्गन्स लिख लें मेरे साथ। अगर मैं ये अल्फाज यूज करूं, IRR, सही है जी, या इफेक्टिव रिटर्न, तो इसका मतलब होता है एक्चुअल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर। अभी एक एक करके सिखाऊंगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं। अगर आज के बाद मैं अल्फाज यूज करूं IRR, इफेक्टिव रिटर्न, IRR का फुल फॉर्म होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अपना असल रिटर्न, तो वो इन्वेस्टर का एक्चुअल रिटर्न है। सही है जी। आगे
मैंने कहा कि सर दूसरी चीज बता दें, क्या लिखा है भाई मैंने, कूपन रेट। इसका मतलब है रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर। ये दो चीज़ें सीखी हमने अभी, सिर्फ अभी इसका मतलब समझाता हूँ कैसे। आप मार्केट में गए सोच के, अभी ना प्योर लॉजिकल वे में चलना है हमें, क्योंकि आपने बैंक्स में जब ऑडिट करने जाओगे तो लाखों इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लाखों सिक्योरिटीज़ की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो बिलियन ट्रिलियंस की कैलकुलेशन होती है। उसके लिए समझना आना चाहिए आपको। सुनिएगा, आप मार्केट में गए, आपने बोला पैसा आइडल पड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है किसी को पैसा चाहिए भी होगा, सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए होता है। आप कभी भी सर्च करेंगे गूगल पे, आपको देखेंगे पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, PIB, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड गवर्नमेंट की तरफ से इशू की गई डेट सिक्योरिटी है। किसकी तरफ से? हम जाते हैं वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में या किसी भी बैंक से जो कमर्शियल बैंक है, क्योंकि बैंक उनके पास रखवाता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक है ना, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के पास क्या रखवाता है? बॉन्ड्स। बोलते तुम हमारे ब्याज पे लोगों से पैसे लो ताकि हम उससे काम वाम करें और फिर लोगों को हम रिटर्न दें इंटरेस्ट की मद में। तो ये हमारे लिए कौन सी सिक्योरिटी हो गई? डेट सिक्योरिटी। अच्छा, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा बैंक भाई मुझे ये PIB चाहिए। उसने बोला अच्छा चाहिए, एक PIB 1 मिलियन का। मैंने कहा ये लो 1 मिलियन। उसने बोला सही। मैंने कहा रिटर्न कितना दोगे? उसने बोला 15%। कितना? ये कहलाएगा कूपन, रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर। अच्छा, मैं जाने लगा, मैंने कहा पक्का 15% आएंगे? उसने बोला हाँ 15% आएंगे, पर तुम ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो दे के जाओ। बोले क्या मतलब? मैंने कहा भाई तुम्हें पैसे दिए, बस तुम मुझे दो, 10-15% मुझे मिलेगा। बोला कि मतलब क्या तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, पैसे ले रहा हूँ, मेरा कमीशन भी तो है। इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्या कहते हैं? तो यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं चाहे डेट हो चाहे इक्विटी हो, बीच में इशूअर के लिए ब्रोकर आएगा? आएगा। क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट आपसे खुद ले रहा है भाई ये ले बॉन्ड बांट रहा है, या इंटरमीडियरी है? तो इंटरमीडियरी को पैसे दोगे ना, वरना उसका क्या फ़ायदा है? वो क्या मतलब को सवाब के लिए काम कर रहा है? नहीं ना। अब सुनो, रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर है 15%। अब ब्रोकर कह रहा है कि भाई जो तुमने पैसे लगाए हैं ना उसका 1% मैं लूंगा, इन्वेस्टेड अमाउंट का 1%। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर है तो मेरा एक्चुअल रिटर्न मुझे लग रहा है कम होगा। नहीं होगा। सोचो भाई, देखो आपने पैसे दिए, सामने वाला बोला मैं आपको कितना दूंगा? 15%। ऐसा है? सामने वाले कितना बोल रहे हैं? 15% दूंगा। ये मैंने मान लिया, ये हो गया रिटर्न प्रोवाइडेड बाय। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स केस। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसको सुकून से समझो। रट्टा लगवाना तो मैं बोलता ये प्लस माइनस करो आंसर है, समझ लेते हैं लॉजिकली। मैंने कहा रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर 15%। फिर मैंने सोचा यार अगर मैं इसको 1% भी दूंगा अपनी वैल्यू का तो मेरा रिटर्न 15% तो नहीं, असल में तो मेरी कमाई कम है। बात समझ आई? असल में कमाई क्या है? 14% नहीं। अब उसको देखते हैं, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी है ना। 3 साल है। कितने साल है? तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट, देखो एक चीज है, इस बात को याद रखना, आप आज जो उसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करोगे उसका फायदा उसी वक्त का है या ओवर द पीरियड का है? ओवर द पीरियड का है। तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स इनबिल्ड हैं। मैं कह रहा हूं कि आज जो आपने ब्रोकर को पैसे दिए बैंक को 1%, तो उसको क्या वन टाइम एक्सपेंस आउट कर दोगे या स्प्रेड करोगे? स्प्रेड करेंगे ओवर द टेन्योर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, ओवर द टेन्योर ऑफ योर, पर नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेसिस पे। पहले बताओ ये कहानी समझ आई कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिटर्न एंड द प्रोवाइडेड रिटर्न। प्रोवाइडेड रिटर्न कैन बी हायर एंड एक्चुअल रिटर्न कैन बी लोअर। तो वो ये एग्जांपल है। कोई मसला? पक्की बात है? जल्दी बता दो ऑनलाइन वालों प्लीज, क्लैरिटी है? जल्दी से क्लियर है भाई? एक्चुअल रिटर्न प्रोवाइडेड रिटर्न में फर्क है, इतना पता है सिर्फ, बाकी आगे लेके चलता हूं मैं। जल्दी से बताओ। अच्छा, IRR में कमी किस वजह से आती है? पहला रीजन मैंने बताया ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आप खुद देखे सामने वाले को, आपने कहा कितना रिटर्न दोगे, उसने कहा 15%। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड। फिर मुझे याद आया ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी तो पे की है,
तो आपसे अगर आपका बॉस पूछे भाई असल में कितना कमा रहे हैं, तो क्या उसको 15% बोलोगे या बोलोगे लोअर देन 15%? तो योर एक्चुअल रिटर्न इज लोअर देन द प्रोवाइडेड रिटर्न एंड दैट इज कॉल्ड IRR, इफेक्टिव रिटर्न। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि ये IRR निकालना आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ये आप एक्सेल पे फाइनेंशियल मॉडल में डालते हैं, इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे और मुझे इतने वापस मिल जाएंगे जो आज दिए हैं। तो मुझे बताओ मेरा इफेक्टिव रिटर्न कितना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ? किसके साथ? जिसके अंदर अमोर्टाइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी शामिल होगी, जिसके अंदर अमोर्टाइजेशन कॉस्ट भी शामिल होगी। कितने सालों की? 3 सालों की, 2 सालों की, व्हाटसोएवर, जितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। अगेन वापस से मैं ये कह रहा हूँ IRR निकलता कैसे है? एक तो मैं कैलकुलेटर पे भी निकाल के दे सकता हूँ, पर अगेन मैं उस हैसल में जाऊंगी क्योंकि तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है। पर IRR का मतलब है कि आप कंप्यूटर को बोलते हैं, मैं ऐसी करके दिखा दूंगा एक क्लास में आपको ताकि सुकून आ जाए। आप लैपटॉप पे जाएंगे, एक्सेल पे जाएंगे, उसको बोलेंगे कि भाई मैं आज इतने पैसे डाल रहा हूँ 0 पे, 1 पे इतना रिटर्न मिलेगा, 2 पे इतना रिटर्न मिलेगा, 3 पे, और 3 पे बाकी पैसे भी वापस मिल जाएंगे। तो मैं इज इक्वल टू डाल के IRR लिखता हूँ, वो मुझे बता देता है एक्चुअल रिटर्न कितना है, एक्चुअल रिटर्न कितना है। तो वो मुझे एक IRR बता देगा, वो बोलेगा ये IRR आपका असल इनकम है, इससे इनकम बुक करना, इससे इनकम बुक करना। तो यानी अब हम एक चीज और कंक्लूड कर रहे हैं, IRR को यूज करके मैं इनकम बुक करूंगा, IRR को यूज करके मैं इनकम बुक करूंगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं IRR विल बी अप्लाइड ऑन कैरिंग अमाउंट। चलें जी, अब इसका एक मैं सवाल निकालूं और कूपन को मैं कहूँगा ये लगेगा फेस वैल्यू पे। अभी दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, 2 मिनट की कहानी है। हाँ भाई, आज के बाद मैं बोलूँ IRR किस पे लगेगा? कैरिंग अमाउंट पे। कूपन किस पे लगेगा? फेस वैल्यू पे। अभी दोनों मतलब बताता हूँ। अभी सिर्फ आपने इतना क्लियर होना चाहिए कि रिटर्न प्रोवाइडेड में और असल में फ़र्क है, जो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, वहाँ तक तो क्लियर है ना। अब ये 2 बातें मैंने सिखानी है अभी, तो उसके लिए आपको सवाल करना है 1 मिनट के लिए। अच्छा जी, ये आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे एक सवाल, जिसको बेस बना के हम पूरी लॉजिक डेवलप करेंगे। सही जी, इधर देखिएगा। मैंने कहा सर इस सवाल में आप नोट करें, वो कहता है कंपनी ने परचेज किए कितने डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। यानी अगर मैं ये कहूँ कि हम हैं कंपनी ए, सही जी, और ये है कंपनी बी। अच्छा, कंपनी ए ने कंपनी बी के कितने डिबेंचर खरीदे? 5000 डिबेंचर। किसके खरीदने? कंपनी बी के। अच्छा, एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का, 100 रुपीज़ का। चलिए जी, हमने कहा कि भाई अगर मैं इसको 100 रुपये से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ गया 5 लाख। इस बात को तो मानते हो ना कि कंपनी बी की जेब में 5 लाख रुपए गए, तो सामने वाला बंदा रिटर्न भी इस पे प्रोवाइड करेगा। इस बात को मानते हो? देखो तभी पीछे क्या लिखा था, कूपन रेट होता क्या है? रिटर्न प्रोवाइडेड बाय। ये किस पे लगेगा? लॉजिकल बात है, जितने उसको पैसे दे रहे वो उस पे देगा ना रिटर्न। यहां तक क्लैरिटी है? पक्की बात है। देखो मैं एक एक करके इसको ऐड कर रहा हूं, मैं अगर ओवरऑल जमा कर दूंगा तो मसला हो जाएगा। अगेन फेस कूपन का मतलब क्या है? रिटर्न प्रोवाइडेड बाय एन इशूअर विल प्रोवाइड रिटर्न ऑन द अमाउंट दैट यू हैव गिवन टू हिम। जितने पैसे दिए उस पे देगा। कोई मसला? चलिए जी, ये बात क्लियर है? ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो। रिटर्न भी इस पे प्रोवाइड करेगा, दैट इज फेस वैल्यू। जल्दी बताओ। हाँ जी, क्लियर है? ओके गुड। आगे अब जरा यहां पे थोड़ा सा फिनोमेना चेंज करते हैं। मैंने कहा कि भाई मेरे इस
डिबेंचर की फेस वैल्यू जो है वो 5 लाख रुपए, ऐसा ही है। मैंने जो है सर एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इंकर की है, वो कितने की है? 50,000 रुपये की। ये कितना आ गया? 550, ऐसा ही है। जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, आज मैंने कितने दिए? 550। बट ये जो अमाउंट दिए ना मैंने, ब्रोकर या बैंक को दिए भाई, सामने वाले की जेब में नहीं जा रही। पर क्या मैं ये कहूँगा कि तुम्हारी कॉस्ट नहीं है? है। अच्छा, अब एक और चीज़ हम ये कह रहे हैं कि इनिशियली ये क्या हुई है? कैपिटलाइज। अब होगी ये अमोर्टाइज। एक ही साल में कर दूं? ओवर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये देखो, खरीदा कब है? जनवरी 1, 2018 को। रिडम्पशन कब है? 18, 19, 20। कितने साल बाद? 3 साल बाद। हाँ जी, ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, ये बात क्लियर है? अच्छा, अब यानी एक कहानी समझ आ गई सर। मैंने दिए कितने जेब से आज? 550। बैंक को 550 दिए, बैंक 50 अपनी जेब में रखेगा, 5 आगे चिपका देगा। सामने वाला मुझे रिटर्न कितने पे देगा? 5 पे। 550 पे नहीं देगा, क्योंकि 50 उसको मिले ही नहीं, वो तो कटेगा बीच में से। क्लियरिटी है? चलें जी, अब एक और चीज, आज अगर मैं जनवरी 2018 पे मौजूद हूं तो मेरे पैसे कितने फंसे हुए हैं? और 31 दिसंबर 2020 पे मुझे वापस कितने मिलेंगे? कैसे? यहां देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है कि भाई रिडीमेबल एट पार, यानी मुझे पार वैल्यू पे वापस मिलेंगे। 100 रुपए पे पैसे वापस मिलेंगे। तो आज मैंने दिए 550 से, मिलेंगे कितने? कितने गए? तो ये एक्सपेंस है ना। तो आपका एक्चुअल रिटर्न कितना होगा? कम होगा। अच्छा, वो प्रोवाइड कितना कर रहा है? एक्चुअल कितना आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? इफ द इफेक्टिव रिटर्न ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इज। आज के बाद मैं आपसे लॉजिकली पूछूं कि ये इफेक्टिव रिटर्न कम क्यों है? ड्यू टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो कि अमोर्टाइज होगी कितने सालों में? क्या अमोर्टाइज करना सिखाया? मतलब समझाया? यस। स्ट्रेट लाइन पे क्यों नहीं? क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। ये अमोर्टाइज होगा इस IRR के जरिए, इफेक्टिव रिटर्न के जरिए, वो भी सिखाता हूं। 1 मिनट कॉपी करो बस, मैं 1-5 को लेके। ओके जी, अब प्लीज जरा फोकस के साथ। ये कहानी हो गई कि आज पैसे कितने फंसे हुए? 550। मिलेंगे कितने? यानी 50,000 हैज टू बी एक्सपेंस आउट। 50,000 हैज टू बी, यानी इन केस वी कैन कॉल इट अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइज होना है। आगे जी, मैंने कहा पहले दिन पे तो मैंने एंट्री बना ली सर, डे 1 की, जो कि जनवरी 1, 2018 है। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से भाई? 550 से। ये बात क्लियर है? ये हो गई पहले दिन की एंट्री। यानी सर इसमें भी आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो अकाउंटिंग होगी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। फेयर वैल्यू कितनी थी? फेस वैल्यू थी ना बेसिकली 100 रुपये, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की, दोनों को मिला के हमने इतने पे कैपिटलाइज कर दिया। आगे लेके चलते हैं इसको। अब ज़रा मैं एक शेड्यूल बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश, क्लोजिंग। आपने, रिक्वेस्ट मेरी ये है कि लिखे बगैर सिर्फ कैलकुलेटर हाथ में रखना है। सही जी, प्लीज फोकस होकर देखिएगा। मैंने कहा सर हम पहले साल था 2018, कितने पैसे लगाए हुए थे? 550। अच्छा, मैंने कहा जो मेरा IRR है सवाल का 10.91
40, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 पॉइंट, अच्छा अब इस 550 पे 10.9140 लगाएं, 60, यही है। अच्छा जी, अब मैंने कहा मैंने इनकम बुक की है आईआरआर को यूज़ करके, क्योंकि वो मेरा एक्चुअल रिटर्न था, वो मेरा, अभी मैं प्रूफ करूंगा कैसे, हाँ प्रूफ करना बाकी है, जब प्रूफ हो जाएगा तो सारी चौरंगियाँ खुद ही क्लियर हो जाएंगी। अच्छा मुझे बताओ, सामने वाली पार्टी जो मेरा इशूअर है वो मुझे पैसे देगा 15% के हिसाब से, और वो 15% देगा 5 लाख पे, 75,000। अच्छा प्लीज मेरी बात पे यहाँ पे फोकस होकर देखना, अब मैं एंट्री बना रहा हूं 31 दिसंबर 2018 की। मैंने कहा मुझे कैश कितना देगा वो साल के आखिर में, 75,000। देखिए बाखुदा मैं 75,000 का कैश ले आया जो उसने मुझे देना है। मैंने कहा कि सर मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम बुक की, बाकी अमोर्टाइजेशन है, तो अब हमने क्या कहा, अब हमने इन्वेस्टमेंट को, इन दोनों का डिफरेंस लो, 49,703। अच्छा अब जरा समझाना है, उस बिल्कुल एक बात क्लैरिटी से भेजे में फिक्स करनी है। पता है हुआ क्या है, आपने जब ये रेट कम किया ना, इसमें एक्सपेंस नेट हो गया अलॉन्ग विद द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी एक तो तरीका ये है ना कि आप पूरी इनकम बुक करें और फिर उस पर एक्सपेंस अलग से बुक करें और नेट करें। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये नहीं कहता, बोलते हैं नेट बुक करो जो असल इनकम है। और असल इनकम एक साल की कितनी है आपकी, 60027। आज आपसे मैं अगर ये पूछूं कि इसके अंदर आपकी अमोर्टाइजेशन एक साल की कितनी हुई है, 4973। जैसे इन्वेस्ट, अच्छा आपने मुझे बताओ जल्दी से 50,000 पे कैपिटलाइज कहाँ किया था, इन्वेस्टमेंट में, तो कम भी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट इतने से कम हो रही है। सर आपका सवाल होना चाहिए हम स्ट्रेट लाइन पे क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो आईआरआर के अंदर शामिल है। यानी आज के बाद मैं पूछूं हाउ अमोर्टाइजेशन इज गोइंग टू हैपन, आप बोलेंगे थ्रू आईआरआर, थ्रू आई, क्योंकि हमने एक्सेल पे मॉडल बना के निकाला है पूरा कि असल रिटर्न कितना है। आज 550 डालूं, बाद में 5 मिले इन स्ट्रीम्स के साथ, तो एक्चुअल कमाई कितनी है, तो वही है। तो एक साल की कमाई कितनी है, 60027। पहले तो बात क्लियर है, तभी मैंने यहाँ पे लिखा था कि आप जो है आईआरआर लगाएंगे किस पे, कैरिंग अमाउंट पे। पहले बताओ, अच्छा अम्मार कह रहे हैं सर 14937 हमने इन्वेस्टमेंट से क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, अभी वापस बताता हूँ, अभी बताया मैंने। मुझे बताओ आप लोगों ने जो कॉस्ट थी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज कहाँ किया था, तो वो अमोर्टाइज भी कहाँ से ही होगी, इन्वेस्टमेंट से। तो जहाँ डेबिट किया था वहीं से ही क्रेडिट करूँगा ना। और दिस इज बेसिकली अ बैलेंसिंग फिगर। आप बोलेंगे आपने पैसे लिए ज़्यादा, इनकम बुक की कम, तो आपको लॉजिकली पता है कि इनकम बुक इसलिए कम की है क्योंकि उसके अंदर एक एक्सपेंस नेट हो रहा है जो कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट का है। बात क्लियर है। चलें जी, अब आपने एक काम ये करना है, कैलकुलेटर उठाना है, इस ओपनिंग में ये इंटरेस्ट प्लस करना है और वो 75,000 माइनस करना है, 5027। अच्छा अब अगर आप लॉजिकली समझे तो आपको पता है क्या, इन दोनों का डिफरेंस लो समझने के लिए सिर्फ, अमोर्टाइज हो गई इतने से, वो यही है। बात क्लियर है। अच्छा अब मजे की बात, बातों बातों में लिखना बंद, खाली एक चीज सुन लो मेरी, एक चीज फोकस के साथ। ये बताओ ये क्या है, कॉस्ट, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, अमोर्टाइजेशन। साथ साथ बोलना भी, देखो बिल्कुल सही। यहां ये क्या है, कॉस्ट। ये क्या है, तो जो बच गया वो अमोर्टाइज कॉस्ट, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ये रहा इसका मतलब। सही है, कॉस्ट थी, अमोर्टाइज हुआ, बच गया।
क्या बन गई? अमोर्टाइज कॉस्ट, यानी अमोर्टाइजेशन के बाद। इस चीज का नाम है अमोर्टाइज कॉस्ट, यानी एडिशनल कॉस्ट आप अमोर्टाइज करेंगे थ्रू IRR। इनकम भी बुक हो जाएगी, एक्सपेंस भी नेट हो जाएगा। बात क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज समझाओ, ये बात क्लियर है? इसको मैं ज़रा यहाँ से हटा दूँ। सर ये समझ नहीं आया कि 550 ऊपर कर लेते हैं वापस साहिल। 550 है तो 50 तो ब्रोकरेज है ना, तो मिलना 500 पर चाहिए ना। तो ये देखो ना भाई, आप मुझे सब एक बात बता दें, क्या इसके अंदर, इस सवाल के अंदर जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या मुझे पैसे 500 के ऊपर 15% नहीं मिला? मिला है। मैं तो कह रहा हूँ मैं इनकम नेट बुक कर रहा हूँ, पैसे तो पूरे लेके आ रहा हूँ जितने तय हुए हैं, पर मैं तो ये देख रहा हूँ कि इफेक्टिव इनकम मेरी कितनी थी, पूरी थी या कम थी? तो मैं इनकम कम बुक कर रहा हूँ, यानी 1 साल का एक्सपेंस नेट करके बुक कर रहा हूँ। बात क्लियर है? सही है आहिल? अब क्लियर है? जल्दी बता दो। चलें जी, अब आ जाएं अगले साल। और क्लियर होगा और बेहतरीन होगा ये जब आप इसको आगे लेके चलेंगे। अगले साल का ओपनिंग है 535027, इसके ऊपर फिर लगाओ 10.58393। मैंने कहा भाई सामने वाला फिर आपको 75 देगा, वो बोलेगा भाई तू अमोर्टाइज कर, कुछ भी कर, मेरा क्या जाए, मुझसे तुम अपने पैसे लो ना जो तुमने मुझे दिए हैं। 518620। अच्छा, अब मैं यहाँ पे 31 दिसंबर 2019 की एंट्री बनाऊं तो बच्चों मुझे कैश मिला इंटरेस्ट इनकम मैंने बुक की 58। यार आखिरी बार मुझे पता है बिला वजह ज़्यादा पूछ रहा हूँ, बट 75,000 ले रहे हो, इनकम क्यों कम बुक कर रहे हो? आप एक्सपेंस बुक कर रहे हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट का, और स्ट्रेट लाइन पे या थ्रू IRR, इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो उसके अंदर एम्बेड हुआ हुआ है। 518420 है। चलें जी, ये आ गया। अच्छा भाई, अब इन्वेस्टमेंट इस साल कितने से अमोर्टाइज हुई? ये भाई, अच्छा क्या हम कह सकते हैं उस 50,000 में से इस साल इतना अमोर्टाइज हुआ? ऐसा ही है, 50,000 में से इस साल इतना अमोर्टाइज हुआ। अच्छा भाई, अब आप आ जाएं, हमने कहा 518420, इसके ऊपर इनकम 56580। हाँ भाई, आखिर में मिलने भी कितने थे? 5 लाख। तो आपने कहा कि सर अब मैं 31 दिसंबर 2020 पे कैश को डेबिट करूंगा, इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट। पैसे मिलेंगे आपको 75,000, इंटरेस्ट इनकम आपकी आई 56, और इन्वेस्टमेंट कितने से कम करूं? 18,420। अच्छा, अब जरा फोकस होके, प्लीज जरा फोकस के साथ इन तीनों का सम करो। $170। क्या इस बात को मानते हो कि आपने 3 सालों में 175,000 की इनकम बुक की है? ऐसा ही है? कितने सालों में? आपने पैसे कितने रिसीव किए हैं? 25,000। आपको पता है पूरे 3 सालों में हुआ क्या है? ओवरऑल से समझाने के लिए बता रहा हूं, कैश आया आपके पास कितना? और आपकी इन्वेस्टमेंट कम हुई है, ये हुआ है बस ओवरऑल। बात समझ आई कि आपको डे 1 पे पता था? आप खुद सोचो प्लीज फोकस के साथ, आप खुद सोचो, आपको डे 1 पे पता था 75,000 1 साल में मिलेंगे, तो 3 सालों में 225, जेब से कितने लगे? 50, नेट कितने?
175। इनकम 3 सालों में बुक भी कितनी होनी चाहिए थी? बुक हुई भी कितनी? नहीं 175। देखो बात सुनो, आपने आज 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उसने बोला मैं 15% का रिटर्न दूंगा। 5 लाख पे 15% फॉर 3 ईयर्स कितना है? 225। आप सोचने लगे कि यार मैंने आज जो पैसे दिए हैं 5 लाख रुपए, वो तो वापस मिल जाएंगे, पर जो 50,000 दिए वो वापस, तो वो तो मेरी कॉस्ट है ना। तो मेरी नेट इनकम कितनी हुई? 225 या 175? 175। ऐसा ही है। तुम्हें डे 1 पे पता था कि आपकी असल इनकम कितनी है? 175। तो जब 175 की असल इनकम आपको पता थी तो बुक भी तो वही होनी चाहिए ना, पर बुक होनी चाहिए ग्रॉस बेसिस पे, नेट बेसिस पे, और नेट बेसिस पे इंक्लूडिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूजिंग IRR। बात क्लियर है? इसको कॉपी कर लें जी। बिल्कुल आयल सही कह रहे हैं कि 50,000 की ब्रोकरेज नेट हो गई पूरे सालों में, और वो अमोर्टाइज होती गई। हाँ जी, ऑनलाइन अमोर्टाइजेशन रेट नहीं गिवन होगा, IRR गिवन होगा। IRR का मतलब है एक्चुअल इनकम, दैट बाय यूजिंग दैट यू नीड टू बुक इनकम। उसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह सब नेट हुआ होगा, आपको बताएगा नेट आपकी इतनी इनकम है, इतने से बुक करो। कल मैं आपको एक्सेल पे इसी सवाल का IRR निकाल के भी दिखाऊंगा कि चलो भाई हमने ये कहा एक्सेल को कि भाई पहले इतने पैसे डाले, इतने मिलेंगे और वापस मिल जाएंगे पैसे, तो रिटर्न कितना है मेरा। तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी इनकॉर्पोरेट करके बताता है, इंक्लूडिंग ऑल इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट्स। तो आप उसको यूज़ करके इनकम बुक करें, अमोर्टाइज करते रहें। हाँ जी, डन। ये आए जी, एक सवाल करें फिर। हमारी क्लास 12:30 बजे तक है ना? 12 तक है? ऐसा नहीं करो यार, पक्की बात है, 12:15 है ना? 12:15 ऑडिट है, तो फिर क्या सवाल क्या कराऊंगा? फिर आप वो होमवर्क ही ले लें फिर, इससे अच्छा। सही है जी, ये क्लियर है। फिर यहाँ तक का मैं सवाल आपको दे देता हूँ, ये आप करके आएँ, और फिर अगली क्लास में हम IRR भी सीखेंगे। मतलब सीखेंगे इन द सेंस कि ऐसा नहीं आप बोलो भाई एक्सेल में हम भी करेंगे, ऐसा नहीं। आप खाली देखिएगा कि भाई निकलता कैसे, ताकि तसल्ली हो।